हमने देखा कि दोनों भाई दुखी हो रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन क्योंकि ये छोटे से बड़े थे, छोटा भाई इनके पास था और उस छोटे की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, तो इसलिए इन्हीं को निर्णय लेना था। इन्होंने निर्णय लिया भी बड़े आत्मविश्वास से भरकर कि मैं कुएं में जाऊंगा और चिट्ठियों को वहां से निकाल कर लाऊंगा। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हूंगा, अब ये कुएं में नीचे उतरना इन्होंने शुरू किया, धोतियों को पकड़ के। धरातल कहते हैं जमीन, जो कुएं की धरती थी, नीचे जमीन थी, उससे 4-5 गज ऊपर थे। तब ध्यान से नीचे को देखा तो अक्ल चक्र आ गई। अक्ल चक्राना भी मुहावरा होता है। जितने मैं मुहावरे बता रही हूँ उन सबको अंडरलाइन करिए, उनके अर्थ भी सीखिए, क्योंकि 10th में आप लोगों को मुहावरे भी सिलेबस में दिए जाएंगे। तो अक्ल चक्र आ गई, घबरा गए। नीचे देखा तो क्या देखा? सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, आधा अग्र भाग, अग्र माने आगे का, ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। पूछ और पूछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। नीचे देखा तो अक्ल मानो चक्कर आ गई। सांप तो पूरी तैयारी के साथ, सांप को दिखने लगा बहुत दिनों से मुझे परेशान कर रहे हैं, आज नीचे उतरा है कोई, तो शिकार के लिए तैयार बैठा था नीचे। तो वो आधा भाग ऊपर उठाकर इसका स्वागत करने के लिए, स्वागत इसमें कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने शत्रु के लिए पूरी तरह से लड़ने को तैयार था। मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण मुझे देखकर सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। घातक चोट के आसन पर मतलब बैठते ही फन मार देगा, इस तरह से वह बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित होकर फन फैलाकर खड़ा होता है और फुफकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। अगर आपने सपेरे को देखा होगा सांप को नचाते हुए, आजकल तो नहीं आते हैं, लेकिन पुराने समय में सांप को लेकर सपेरे आते थे और गली मोहल्लों में सांप के खेल दिखाया करते थे। अभी किसी फिल्म में या टीवी में आप देख सकते हैं कि जब सपेरा सांप को नचाता है तो बीन को उसके आगे आगे हिलाता है। सांप को सुनाई नहीं देता है, लेकिन वो बीन हिलाता है, तो उस बीन के इशारे पर ही सांप अपने फन को चारों तरफ हिलाता रहता है और उसी को लोग कहा करते हैं कि सांप नाच रहा है। तो सांप फन फैलाकर उस डंडा जो नीचे लटका हुआ था, डंडा हिल रहा था, उसके साथ साथ सांप भी हिल रहा था। उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी कहते हैं जो लड़ने के लिए साथ योद्धा हो, कॉम्पिटिटर कह सकते हैं। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। कहते हैं मैं प्रतिद्वंदी की तरह धोती पकड़कर ऊपर लटक रहा था। धोती डेग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी। अब ऊपर व्हील में बांधी हुई थी धोती, तो इसलिए वो तो बीचों बीच थी। सांप के पास तो बहुत तरीके थे, क्योंकि वो नीचे सेट हुआ था, जगह उसको मिली हुई थी, लेकिन इसे नीचे भी जाना था, अपना बचाव भी करना था। ये सांप को मारेंगे उससे पहले सांप इनमें जहर डाल सकता था, तो उसका एक फन मारना ही, उसका एक डंक मारना ही इनके लिए काफी हो सकता था, तो इसलिए ज्यादा बचाव इन्हें करना था। मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। परिधि कहते हैं गोले को। कुएं के धरातल, कुएं की जो गोलाकृति होती है, ये कहते हैं मुझे तो धोती बंधी हुई थी बीचों बीच, तो मुझे तो बीचों बीच ही उतरना था, मेरे लिए तो कोई और रास्ता ही नहीं था। इसके माने थे, माने मतलब था। इसका क्या मतलब था? सांप से 1.5-2 फुट गज की नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। अगर आपने कहीं कुआं देखा हो तो इस पंक्ति का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने कहीं कुआं देखा है तो कुएं के व्यास बहुत कम होने का मतलब है कुआं ऊपर से तो गोल होता है, चौड़ा होता है, काफी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो कुआं जो होता है वो सकरा होने लगता है, उसकी आकृति थोड़ी छोटी होने लगती है, क्योंकि खुदाई करते समय अंदर कम जगह होती है, नीचे की तरफ कम जगह होती है, ऊपर ही चौड़ा होता है। तो कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक था ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। तो अब यह चॉइस तो इनके पास थी नहीं। ये कहते हैं सांप से 4 फुट की दूरी पर भी मैं तब रह सकता था जब सांप मेरे साथ कोऑपरेट करता, लेकिन यहाँ ऐसी कोई हालत दिखाई नहीं दे रही थी। पर उतरना तो था कुएं के बीच में ही, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। कहते हैं बीचों बीच ही उतरना था, क्योंकि मेरा जो साधन था डंडा, वो तो बीचों बीच लटक रहा था। पहले इन्हें उतरना था, फिर डंडा खोलना था उसमें से, और इतने में अगर सांप आ गया और सांप ने इन्हें डस लिया तो इनका तो खेल मानो खत्म हो जाता।
ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। पीठ दिखाना भी मुहावरा है, बचकर भाग जाना, पीछा छुड़ाकर भाग जाना, डरपोक की तरह व्यवहार करना। तो कहते थकावट इतनी थी कि फटाफट चिट्ठियां लेकर ऊपर कच्ची मिट्टी में चढ़ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मन में इतना निश्चय था कि अपने प्रतिद्वंदी को, जो मेरा यहाँ शत्रु बैठा था, उससे डर कर नहीं जाऊंगा, पीठ दिखाकर नहीं जाऊंगा। यदि ऐसा करता तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों त्यों मेरी एकाग्र चित्तता बढ़ती जाती थी। एकाग्र चित्तता को आप इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहते हैं, स्थिरता कहते हैं, ध्यान लगाने को कहते हैं। अब जब हमारा लक्ष्य जो होता है, जो हमारा गोल होता है, वो हमारे पास आता जाता है, तब हम बहुत ध्यान से काम करने लगते हैं। तो ये भी अब बहुत ध्यान से नीचे उतर रहे थे, एक एक इंच सोच समझ कर उतर रहे थे। अपनी जान भी बचानी थी, काम भी करना था और सांप का सामना भी करना था। मुझे एक सूझ मतलब मुझे एक तरकीब सूझी। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। अब इन्हें क्या तरकीब सूझी कि इन्होंने दोनों हाथों से धोती पकड़ी और अपने पैर जो थे कुएं की दोनों दीवारों पर लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूं करके उस पर फन मारा। ये कहते हैं कि क्या हुआ कि मैंने दोनों तरफ पैर लगाए और उससे मिट्टी झाड़कर नीचे फेंक दी। सांप ने सोचा कि इन्होंने ही यही कुछ मेरा शत्रु आया है, तो उसने झट से उस मिट्टी पर अपना फन मारा। तो दो फायदे हुए उसके। एक तो सांप ने अपना विष उस पर उगला, थोड़ा सा विष उस पर उगल दिया। दूसरा, इन्हें नीचे उतरने के लिए मौका मिल गया, क्योंकि अब सांप का ध्यान उस मिट्टी की तरफ चला गया था। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई नीचे लटकती रहीं, पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख माने सामने, कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई। आंखें चार होना मुहावरा होता है, इसका मतलब है आमना सामना होना। अब सांप को, क्योंकि उसका ध्यान जो था इन्होंने मिट्टी की ओर लगा दिया, तो अब इनकी आंखें चार हुई सांप से, और सांप की ओर इन्होंने देखा। नीचे उतर कर ये खड़े हो गए। शायद एक दूसरे को पहचान रहे थे। सांप को चक्षु श्रवा कहते हैं। चक्षु कहते हैं नेत्र, श्रवा माने सुनना। सांप को कहा जाता है, मैंने आपको पहले भी बीन के संदर्भ में बताया था कि सांप को चक्षु श्रवा कहते हैं। वो अपनी आंखों से ही सुनता है, कान नहीं होते उसके। मैं स्वयं चक्षु श्रवा हो रहा था। मैं खुद भी आज चक्षु श्रवा हो रहा था कि कैसे वे सांप को देख पाए, सांप से कैसे वे सामना कर पाए। आज किसी और अंग ने काम नहीं कर रहा था, आज केवल आंखें ही काम कर रही थी। आंखों से ही देखना था, आंखों से ही निर्णय लेना था, और आंख से ही इन्हें ये बाद में विचार करना था कि क्या काम करेंगे। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी। इंद्रिय माने हमारी सेंसेस होते हैं ना, जिनसे हम बहुत कुछ फील करते हैं। तो कहते हैं आज लगता था मानो सारे सेंसेस ने अपनी सारी शक्ति जो थी आंखों को दे दी थी। तो जिनको हम देखते हैं कि जो किसी भी प्रकार से अपाहिज होते हैं, तो उन्हें हम देखें, अगर कोई अंधा है तो उसमें एक गुण फालतू होता है, क्योंकि ईश्वर भी क्या करता है कि जो एक इंद्रिय उसकी काम नहीं कर रही है, उसकी ताकत जो है वो दूसरे को दे देता है। तो आज तो उनके सामने ऐसी स्थिति आ गई थी, लेखक के सामने, कि जो सांप था वो सामने खड़ा था और सहानुभूति करके मानो जो सारी शक्ति थी इंद्रियों की वो सारी आंखों में ही आ गई थी। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि कब किस ओर से आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। मोहिनी से डालने का मतलब होता है एक जादू से में डाल देना। अब सांप ने तो मानो इनकी ओर तैयार बैठा था। ये सांप की आंखों से दूर नहीं हो सकते थे और पूरा ध्यान इनका सांप की ओर था। एक तरह से सांप के जादू में ये आ गए थे, उसके वश में हो गए थे, हिप्नोटाइज कर दिया था। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। अब सांप तो अपनी पोजीशन लेकर बैठा था, मानो वह इनके आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा हो। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। आकाश कुसुम का मतलब होता है कि काल्पनिक बातें। पहले बड़ा सोचा था मैं जाऊंगा, उसे मारूंगा, निकल आऊंगा, लेकिन ये सारी बातें यहाँ पर काल्पनिक प्रतीत